उससे वो इख्तिलाफ में आ जाए, लेकिन एज एन ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट आई विल हैव टू शो दिस। जुबैर साहब, जो मैं समझो माय लॉर्ड कहना ये चाह रहे हैं कि सपोज आज कमीशन 34 की 34 वैकेंसीज फिल अप कर दी माय लॉर्ड, और आपकी बात मान ली जाती है कि 16 मेंबर जो है वो केस सुने, तो 16 और 16 32 होते हैं, यहाँ पे मेंबर 34 और इट मींस देयर इज अपीलेट बेंच। अपील वहां जाएगी। नहीं सर, अपीलेट बेंच तो अपील का आपने राइट दिया, लेकिन पॉइंट इज दैट तो उनका तो चैलेंज हुआ हुआ है 26 अमेंडमेंट, उसका राइट ये खत्म तो वो राइट उस वक्त नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हम क्योंकि फुल कोर्ट का एज पर माय लॉर्ड्स जजमेंट, आप लोगों की जजमेंट कलीजियम फुल है, उसकी अपील हो ही नहीं सकती, वो इस वक्त तो ये है हम जी। कह रहे हैं हम एपथेसिस में जा रहे हैं ना जी कि अगर 34 हो जाए जी, और ये आपकी बात मान के हम 16 को रेफर कर देते हैं, 16 सुन के उसके खिलाफ कोई अपील फाइल करने से देयर इज अपीलेट। लेकिन अगर हमारा स्टैंड ये है कि जजेस जो सुने, जो 16 ही जज सुन सकते हैं, तो फिर हमारा अपील का राइट तो नहीं होगा उसमें, क्योंकि आप लोगों की एक चीज हम पे बाइंडिंग है कि जो फुल कोर्ट की अपील नहीं होती। सो बैरी साहब, अगर सपोजिंग हम प्री अमेंडमेंट पे चले जाएं माय लॉर्ड, और हम चाहे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड करे, माय लॉर्ड, फुल बेंच बनाए, तो वो तो 26th अमेंडमेंट के बेनिफिशियरी हैं। जी फिर मंसूर साहब है, ही इज द विक्टिम ऑफ 26th अमेंडमेंट, जी। तो फिर केस अमीनुद्दीन साहब के पास आएगा। ठीक है, जिसके पास आएगा, क्योंकि देखिए जहां बेनिफिशियरी की बात आ रही थी, देखिए ये स्वाबदीद उनकी होगी, द डिस्क्रेशन विल बी ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जैसे जस्टिस अजमल मियां ने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं नहीं बनाता फुल कोर्ट, आई एम द बेनिफिशियरी ऑफ दिस थिंग, तो वो इंडिविजुअली देखिए बैठना बेंच में, नहीं बैठना, सुनना केस नहीं सुनना, वो आपकी सवाबदीद होती है, मैं डिक्टेट नहीं कर सकता है, मैं अपनी मर्जी की बेंच नहीं बनवा सकता आपसे कि मैं अपनी मर्जी की बेंच आऊं। मैं तो कह रहा हूं कि कुछ केस इतना इंपॉर्टेंट केस है इस मुल्क का कि सारे आप जितनी कलेक्टिव विजडम है आपकी, दैट शुड कम इन हियर दिस केस। जी हैं, चलिए अभी सब जी थोड़ा सा जी, हाँ बस चलते हैं। अच्छा वो जजमेंट में, जी बिल्कुल सर, वो सर जजमेंट मैं आपको दिखा दूं 73 सर, ये जो मैं लिखवा दूंगा आपको, जुडिशियल पावर ये, क्योंकि देखिए आपके इस वक्त बेंच जुरिस्डिक्शन जो है वो कन्फाइन कर दी गई है बेंच में, लेकिन जुडिशियल पावर जो अभी भी बात करती है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर है सर। चलिए ये तो जी ठीक है सर, मैं बताइए ना। अब इसकी जुडिशियल पावर और जुडिशियल पावर की कहाँ डेफिनेशन, PLD 73 सुप्रीम कोर्ट, कौन सा PLD 73 सुप्रीम कोर्ट, पेज 49, 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज 49, माय लॉर्ड, एट पेज 69। ओके 16 कल भी आपने रेफर किया। जी हाँ सर, देखिए लेकिन उसमें मैं रेफर किया था, पढ़ लेकिन दीजिए कौन सा आप लेसिटिंग और वो कोई बता दीजिए रेलेवेंट पोर्शन इसका कौन सा जी है। हाँ, रेलेवेंट पोर्शन है पैरा 1, जियाउर रहमान केस, जियाउर रहमान माय लॉर्ड वर्सेस स्टेट वर्सेस जियाउर रहमान। Judicial power still is available with each and every judge of this honorable court, sir. कौन सा पेज पढ़ रहे हैं? 69, my lord, 69 and 70. May I, with your kind permission? 69, Para 1, sir. After quoting Fazlul Qadir Chaudhry's case, sir, 63 Supreme Court on the previous page. May I? So far, therefore, as this court is concerned, it has never claimed to be above the Constitution, nor to have the right to strike down any provision of the Constitution. It has accepted the position that it is a creature of the Constitution, that it derives its powers and jurisdiction from the Constitution, and that it will even confine itself within the limits set by the Constitution, which it has taken oath to protect and preserve. But it does claim that it, and has always claimed that it has the right to interpret the Constitution and to say as to what a particular provision of the Constitution means or does not mean, even if that particular provision is the provision seeking to oust the jurisdiction of this court. This right is which is acquires dehors of the dehors means outside the Constitution, but by virtue of the fact that it is superior court set up by the Constitution itself. It is not necessary for this purpose to invoke any divine or supernatural right, but this judicial power is inherent in the court itself. It flows from the fact that it is a constitutional court. It can only be taken away by abolishing the court itself. In saying this, however, I should make it clear that I am making a distinction between judicial power and jurisdiction. In a system, डी जो है 69 पेज ये पावर किसने दी है जजेस को? कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दे रही है। बेंच को दी, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ फुल कोर्ट की पावर है। Constitution, if लेकिन Constitution again gives power to all the judges, we are bound. If सर मैं आपसे कह रहा हूँ from कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को पावर दी है। किसने दी है?
191A आईन में ने- अमेंडमेंट आईन के तहत जो अभी इस वक्त अमेंडमेंट है, उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ सुनने के केसेस 84 184 वगैरह के वो उसको दे दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। जजमेंट में ये लिखा है कि द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन, अगर आप पेज 68 पे आ जी। जाए बॉटम में, जी यहाँ से 1 2 3 4 5 नीचे से 8वीं 9वीं लाइन पे द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट 68 के जी, नीचे से 7वीं 8वीं लाइन, द जजेस ये कोट कर रहे हैं फजल कादिर चौधरी के केस में। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड ऑफ दिस कोर्ट, जी जी। The judges of the High Court and this court are under a solemn oath to preserve, protect, defend the Constitution, and in the performance of this onerous duty, they may be constrained to pass upon the actions of other authorities of the state within the limits set down in the Constitution, not because they are arrogate to themselves any claim of infallibility, but because the Constitution itself charges them with this necessary function in the interest of collective security and अब आप stability. एक मिनट के लिए रुक जाए, फंक्शनरीज को डायरेक्शन किस प्रोविजन के तहत दी जाती? अगर हम डायरेक्शन दें आप 184 के तहत देंगे सर? 184 जी अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 184(3) shall be exercised only by, वो जो 5 का लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, जी। only by the constitutional bench. बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, मैं कह रहा हूँ आप सही कह रहे हैं सर। जब आप सुनेंगे एज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुन सकती है। जब भी मेरी प्रेयर ये है कि ये कहीं डिबार नहीं कर रही, देयर इज नो आउस्टर, ये जो नो इसमें कोई नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग या होता कि नो अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल हियर दीज केसेस, अगर इससे होता 3 में तो ठीक है, फिर मेरा आर्गुमेंट ये नहीं होता कि जी आप वो जजेस सुन सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बेंच की पावर तो ये इसमें कन्फाइन कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पूरी पावर नहीं ले ली गई है, वो सर्व नहीं की गई है। Now you are repeating the जी। बात। आपने ये पूछा था कंप्लीट सर। हो गया? जी कंप्लीट हो नहीं सर, इसमें आगे जुरिडिक्शन का। जी हाँ 69 पे ही? जी जी सर, वो डिस्टिंक्शन जो कर रहे हैं in saying this, if third paragraph, am I with you, sir? जी In saying this, however, I should make it clear that I am making a distinction between judicial power and jurisdiction. In a system where there is trichotomy of sovereign power, then ex necessity derive from the very nature of things, the judicial power must be vested in the judiciary. But what is this judicial power? Judicial power की definition: this power, it is inherent in the judiciary by reason of system of division of powers itself, under which, as Chief Justice Marshall put it, the legislature makes the executive execute and judiciary construes the law. Thus, the determination of what the existing law is, the relation to something already done or happened, is the function of the judiciary, while the predetermination of what the law shall be for the regulation of all future cases falling under its provision is the function of legislature. It may well be asked at this stage, what is meant by jurisdiction? How does it differ from judicial power? Apart from setting up the organs, the Constitution may well provide for a great many other things, such as the subjects in respect of which the power may be exercised and manner of the exercise of that power. It provides that the courts set up will exercise divisional appellate powers only set as a court of succession, only decide a constitutional issue. It may demarcate the territories in which a particular court shall function and over which the writs shall run. It may specify the person in respect of whom the judicial power to hear and determine will be. These are all matters which are commonly comprised in what is called the jurisdiction of the court. It expresses the concept of particular rest of subject matter over which the judicial power is to be exercised and the manner of exercise. Jurisdiction is therefore a right to educate concerning a particular subject matter in a given case, as also the authority to exercise in a particular manner the judicial power vested in the court. So my humble submission is, आपकी Supreme Court की power तो jurisdiction तो ले ही नहीं सकते. In view of my lord's own judgment, entry 55 वगैरह enlarge कर सकते हैं. Parliament cannot take away. High courts वगैरह की ले सकती है, वो आपकी अपनी judgment में आप लोगों ने सबने notes उस पे लिखे हैं, practice and procedure में सारा discussion था कि entry 55 कि Parliament क्या आप इंलार्ज कर सकती है, कम नहीं कर सकती. तो मेरा मतलब है कि कोई ये इंलार्ज नहीं हो, ये पावर आप जुडिशियल पावर जो आप सब में वेस्टेड है वो नहीं सर्व नहीं की जा सकती. हाँ, बेंच को आप एक स्पेशल बेंच बना दी गई, ठीक है, वो बेंच जरूर सुन सकती है वो मैटर, लेकिन ये कहाँ इसमें लिखा है इस प्रोविजन में कि बाकी जजेस जो हैं अगर वो इन बैंक बैठते हैं, सारे बैठते हैं, उनके पास पावर नहीं है. हाँ, रेगुलर केसेस में आप लोगों की अपनी डिसीजन, नजर अब्बास का केस है, विद्यान मोटर्स केस है कि वो नहीं सुन सकते, लेकिन बट ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि फुल कोर्ट नहीं सुन सकता. या तो जुरिडिक्शन अगर आउस्ट की जाए, आउस्टर क्लॉज माय लॉर्ड इसी में पेज 80 में है आउस्टर क्लॉज, इसी जजमेंट का पेज 80, उसमें आउस्टर क्लॉज हैज टू बी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड, जुरिडिक्शन हैज टू बी प्रिजर्व्ड. तो मेरा हम्बल सबमिशन है कि फुल कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं ले ली गई है ये क्लॉज 3 से और इवन क्लॉज 5 से माय लॉर्ड. Not the case of ousting clause. This is the case of bifurcation.
नहीं बाइफरकेशन मैं कहता हूँ आउस्ट कर रहे हैं ना सर, देखें आउस्टर नहीं है, वो आउटर थोड़ी है, वो एज ऑफ टुडे jurisdiction of the Supreme Court has been bifurcated into regular and constitutional. ठीक है, वो बिल्कुल बेंचेस वो सही है, वो है, लेकिन आप मैं जो आप मतलब क्या आज एक जो जज नॉमिनेट या डिटरमिन्ड नहीं होता ऑन दी मौजूद जज इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वो सुन सकता है केस आपके साथ बैठ के? नहीं, आप तो उनको बुला भी नहीं सकते कि आओ मेरे साथ तो बैठ के। मेरे आपसे मैंने पहले बोला कि हम कैसे बुलाएं फिर? जी नहीं, जुबैरी लेकिन आप साहब- जुडिशियल ऑर्डर पास कर सकते हैं, क्योंकि मेरा सबमिशन ये है वो पावर रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई है आपकी। जुबैरी साहब, क्या ये बाइफरकेशन जिस तरह ऑनरेबल मजहर साहब ने कहा, My lord. ये भी अंडर कंसिडरेशन आएगा, ये भी चैलेंज आएगा सर, हमने- आपकी पिटिशन जी से? सर, हमने देखिए हमने पूरा 26वीं तरमीम को चैलेंज किया हुआ है, और उसके हम उसमें बाइफरकेशन भी आएगी कि सेपरेट बेंचेस क्यों हैं जी फॉर हियरिंग केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, और दूसरे केसेस सेपरेट क्यों है? जी। तो ये भी अंडर क्वेश्चन सर, इसका वो भी उस उठेगा। वक्त मैं अपने सबमिशन जब आप मौका तो ये मिलेगा भी उस वक्त है, जी। यानी आपका मतलब हम ये है कि देखिए ये- मेन जो ग्रीवेंस मेन ये ग्रीवेंस question हो मेरे चुका केस में जो मेन ग्रीवेंस है वो द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये है उसके अंदर। देखिए दिस इज द आउटकम जी। ऑफ द जुडिशियल कमीशन आप ऑफ देखिए, पाकिस्तान, आप- जिन्होंने सर, बाइफरकेट किया है। अब मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन होता, लेकिन दैट वाज सेट असाइड, मेरे ऑब्जेक्शन थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में। आपने उस वक्त भी कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी जो वो सिर्फ केसेस वो आप लोगों ने उसमें अप्रूव किया मेजॉरिटी ने, मेजॉरिटी जजमेंट में। तो देखिए वहां भी ये था कि वहां तो बेंच बन रही थी, वहां भी तो बेंच का कॉन्सेप्ट आ गया था कि मिनिमम 5 जज सुनेंगे। इसका मतलब है कि ये प्री अमेंडमेंट एरा में जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा, उसी तो हम दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे इसलिए कि उसके देखें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को आपने माय लॉर्ड्स जब 73 पढ़ा उसके प्रोविजंस, लेकिन जहां कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आप अब मेरे का आपकी बात क्लियर हो गई, हम जो आप कहना चाह रहे हैं। सिर्फ एक बात, क्योंकि आपने कहा प्री 26th अमेंडमेंट में जाना होगा, और उसके आपने कुछ साइटेशंस देनी थी जी। कि ऐसे जजमेंट जिसमें कोर्ट ने कहा कि फॉर द टाइम बीइंग हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि दिस अमेंडमेंट इज अंडर चैलेंज, देयरफॉर वी कैन नॉट कंसीडर। वो जजमेंट्स आप सॉरी सर आई डिडंट जिसमें फॉलो। आप कह रहे हैं कि उन 26 जो भी अमेंडमेंट हो, अगर वो चैलेंज हो तो उसको हम नहीं देख सकते, उसको एक साइड पे कर मैंने ये नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग देखेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं फुल कोर्ट देखे इसको जो चैलेंज हुआ हुआ है। जी मैं कुछ और कर रहा हूं। आपने कहा इस पॉइंट पे कोर्ट की जजमेंट्स है कि व्हाइल यू आर चैलेंजिंग द एनी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, तो नहीं सर, मेरे पास जो जजमेंट है वो तो कहती है कि आप लोग देख सकते हैं। मैं जजमेंट है 89 सुप्रीम कोर्ट अगेन। जी नहीं वो कुछ और है जी अब मेरे ख्याल है मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। जी इसमें ये बात हो रही थी ना कि फुल कोर्ट बनाएंगे, ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर केस सुना जाएगा जी तो आपको उसकी जो अमेंडमेंट है उसको अलग रख के आप बात करें, जो पहले भी हुई ना कि उसको फिलहाल थोड़ा नहीं कर रहा ना, जब नहीं किया हुआ। जी हाँ, जब भी मैंने माय लॉर्ड का कहा कि जी नहीं उस पे उसको बात करेंगे सर, जब इंशाल्लाह आप लोग सुनेंगे उसको, जब फुल कोर्ट इंशाल्लाह सुनेगी सर। कंक्लूडेड। जी सर, एक बस जजमेंट 89 यानी इसको मैं क्या समझूं कि हम उसको अलग नहीं कर सकते, इसको ये जो अमेंडमेंट है अमेंडमेंट को अलग नहीं कर, अमेंडमेंट को चैलेंज हुआ हुआ है सर, उसको अलग इसको चैलेंज करते हो कि आप उस अमेंडमेंट को देख सकते हैं या नहीं देख सकते? बिल्कुल आप देख सकते हैं सर, हम तो ये तो कह रहे हैं। मैंने तो कोई एतराज नहीं किया आपको अमेंडमेंट को सुनने पे। मैंने वो जजमेंट आपके सामने साइड फुल की। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्ग्यूमेंट आया था कि फुल कोर्ट बनाने के लिए आप अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो अंडर चैलेंज है, तो उसको आप इग्नोर करें। नहीं मुझे मालूम है किसने कहा था, मैंने ये बात नहीं कही। आर्गुमेंट चाहिए कि जी। इसको फॉर द टाइम बीइंग आप इग्नोर करें, बिकॉज you can constitute the full court and the amendment should be नहीं, ignored. मेरा आर्गुमेंट मैंने आपके सामने बस कर दिया थोड़ा सर। मैं खान साहब के तो मेन जी आर्गुमेंट मेरा आर्गुमेंट ये था कि वो इस वक्त जब भी तो हिस्सा है, जब भी तो हम चैलेंज कर रहे हैं सर। जी अगर हिस्सा तो फिर जुबैरी साहब, उस सूरत में हमें अपने आप को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करना चाहिए, बिल्कुल। नॉट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सर, मैं ये मेरा मुद्दा यही है आपके सामने हम्बल सबमिशन कि आपको सबको एक कलेक्टिव विजडम के तहत इसको सुनना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। उसमें देखिए, इसमें मैंने अभी पढ़ के सुनाया, वो भी जुरिडिक्शन आपके पास है। अभी जो बेंच बैठा हुआ है, आई मीन ये बेंच अपने आप को सुप्रीम कोर्ट की कैपेसिटी में लाके ऑर्डर कर सकती बिल्कुल, है। नहीं, अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट है सर। बेंच जी। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जी। ऐसा नहीं कर सकती मैं bench। कह रहा हूँ आपकी इंटेक्ट है पावर 184, 185, 16, वो तो कोई ले नहीं सकता आपसे सर। जी जी जजमेंट कौन सी जी 89 सुप्रीम कोर्ट सर। You may disagree. 1989 जी, PLD. जी। PLD. PLD सर 89 सुप्रीम कोर्ट 689।
वो नहीं हो सकता इस वक्त तो। या पहले मेरा ख्याल साइड कर ये चुके इसमें एक दूसरी चीज पे, लेकिन वो पैरा दिखा दूं कि जिसमें मैं एक बात आप माय लॉर्ड कह रहे थे मुझे जैसे मंदोखेल, उसके जवाब इसके अंदर है सर। कौन सी बात मैंने तो बहुत आपने ये कहा था कि आप उसको कीप साइड कर दें या नहीं सुन सकते नहीं, इसमें ऑब्जेक्शन आया। देखिए सर, इसमें ये हुआ था कि वो जजमेंट का बैकग्राउंड ये था कि जब जुनेजो साहब की हुकूमत डिसमिस हुई और सैफुल्लाह हाजी सैफुल्लाह का केस हुआ, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर उस पीरियड में नहीं अपॉइंट किया गया जो केयर टेकर कैबिनेट बनी। तो ये आप लोगों ने इस मौजूद ने होल्ड किया कि कैबिनेट विदाउट प्राइम मिनिस्टर नहीं, तो उसमें फिर बहुत इश्यूज आए। कुछ जजेस उसमें एलिवेट हो गए थे सुप्रीम कोर्ट में, कुछ चीफ जस्टिस जैसे जस्टिस अजमल मियां, व्हेन आई जॉइंट प्रैक्टिस ही वाज अपॉइंटेड चीफ जस्टिस, लेकिन ये जजमेंट आई तो कुछ हफ्ते 2 हफ्ते के लिए वो जस्टिस अजमल मियां हो गए। मेरे को हाई कोर्ट वाज वर्किंग एज जस्टिस अजमल मियां मरहूम, तो इसकी वजह से तो उसकी पे क्लैरिफिकेशन आई। 2 जजमेंट्स इसमें कोटेड हैं 229 पे अकरम शेख साहब के नाम से, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्शन फेडरेशन ने लिया। फेडरेशन बिकेम दी पटिशनर, उन्होंने रिव्यू फाइल किया, उन्होंने कहा ये 3 जज जो एलिवेट हुए वो केस ना सुने क्योंकि ये बेनिफिशियरी हैं। उस पर पूरा डिस्कशन है 22 के ऊपर, नो मैन कैन बी जज ऑफ इन स्कोर। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हमने नोट कर लिया ये, तो अकरम शेख साहब खुद अपने आर्गुमेंट में जी, इसको क्योंकि ज्यादा उन्होंने कहा अच्छा उनके explain कर 50 सकेंगे। साल प्लस का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से सर, जी, जी। तो बताएंगे सर जी। उसको आप उनके लिए इसमें पैरा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा ये जजमेंट आपके लिए छोड़ दें, आप अपने आर्गुमेंट में जी। ये अकरम शेख वाला जो कि यू विल नॉट रेफर, चलिए ठीक है, वो रेफर ही नहीं कर रहे, आप कर दीजिए। तो फिर मैं नहीं करता, नहीं कर रहा, उन्हीं के नाम से रिपोर्टेड है आप कर लें। जी। पैरा 28 है ना जी सर, इसमें पैरा 28 है, पेज 706। इसमें गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन लिया था, और पैरा पेज 6706 पैरा 28 आपका सर जी। The ground initially taken up in Punjab review and reproduced above embodies an accepted principle attracted to all such cases. It finds recognition approval in the following words. 1. It is a fundamental principle that in the absence of statutory authority or consensual agreement or the operation of necessity, no man can be judged in his own cause. 2. A judge who would otherwise be disqualified may act in a case of necessity when no other judge has jurisdiction. That necessity rule is part of the common law. The rule of disqualification must yield to the demands of necessity, and judge or officer exercising judicial function may act in proceedings wherein he is disqualified even by interest, relationship, or like if his jurisdiction exclusive and there is no legal provision for calling in a substitute, so that his refusal to act would destroy the only tribunal in which the relief could be held and thus prevent a termination of the proceedings. An educator who is subject to disqualification at common law may be required to sit if there is no other competent tribunal or if the quorum cannot be formed without him. Here, the doctrine of necessity is applied to prevent failure of justice. So if the proceedings were brought against all the superior